क्या आप जानते हैं कि ज्ञान दो प्रकार के होते हैं? पहला सामान्य ज्ञान और दूसरा विशिष्ट ज्ञान। दोस्तों, सामान्य ज्ञान चाहे जितना भी अधिक हो, संपत्ति के संग्रह के मामले में यह बहुत अधिक उपयोगी नहीं होता है। इंसान के पास सामान्य ज्ञान के जितने भी रूप हो सकते हैं, सभी बड़े विश्वविद्यालयों में ये सभी रूप पाए जाते हैं। दरअसल ज़्यादातर प्रोफेसरों के पास बहुत ही कम धन होता है। हालांकि ज्ञान देना उनकी विशिष्टता होती है, लेकिन वे इस ज्ञान के संगठन और इसके उपयोग के विशेषज्ञ नहीं होते हैं। एक बात और, ज्ञान धन को आकर्षित नहीं करता है जब तक कि धन को अर्जित करने का लक्ष्य ना बनाया जाए और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य की व्यवहारिक योजना बनाकर इस ज्ञान को संगठित ना किया जाए और बुद्धिमानी पूर्वक इसका प्रयोग ना किया जाए। दोस्तों, इस फैक्ट की समझ का अभाव ही वह सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग इस धारणा में विश्वास रखते हैं कि ज्ञान ही शक्ति है। हालांकि ऐसा कोई नियम नहीं है, जबकि ज्ञान केवल संभावित शक्ति है। यह शक्ति तभी बनती है जब इसे कार्य की निश्चित योजनाओं में संगठित किया जाए और किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इसका उपयोग भी किया जाए। दोस्तों, शिक्षा के सभी मैकेनिज्म में मिसिंग लिंक यही है कि शैक्षणिक संस्थाएं यानी कि एजुकेशन सेंटर अपने विद्यार्थियों को यह सिखाने में असफल रहती हैं कि ज्ञान के हासिल हो जाने के बाद वे अपने ज्ञान को संगठित कैसे करें और उसका उपयोग कैसे करें। दरअसल यहाँ पर कई लोग यह मानने की गलती करते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हेनरी फोर्ड बहुत ही कम समय के लिए स्कूल गए थे, इसलिए उनके पास एजुकेशन कम थे। जो लोग यह गलती करते हैं वे दरअसल शिक्षा का सही अर्थ नहीं समझ पाए हैं। दोस्तों, एजुकेशन शब्द लैटिन शब्द एजुको से बना है, जिसका अर्थ है बाहर लाना या अंदर से विकसित करना। यह जरूरी नहीं है कि वही व्यक्ति शिक्षित हो जिसके पास सामान्य या विशिष्ट ज्ञान पर्याप्त मात्रा में हो। शिक्षित आदमी वही होता है जिसने अपने मन को इस तरह से विकसित कर लिया है कि वह जो चाहता है उसे हासिल कर सकता है और इस प्रक्रिया में वह दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाता है। यानी वह इस बात का ध्यान रखता है कि उसकी स्वतंत्रता वहां से खत्म होती है जहां से अगले की नाक शुरू होती है। पहले विश्व युद्ध के दौरान शिकागो के एक अखबार ने कुछ संपादकीय छापे, जिसमें अन्य बातों के अलावा इस बात का भी जिक्र था कि हेनरी फोर्ड एक अज्ञानी अमन पसंद हैं, यानी कि शांति प्रिय हैं। इसके बाद हेनरी फोर्ड ने इस सेंटेंस पर अपनी आपत्ति जताई और उस अखबार के खिलाफ एक मुकदमा दायर कर दिया। जब मुकदमा कोर्ट में चला तो अखबार के वकीलों ने अपनी बात को सही साबित करने के लिए फोर्ड को गवाही के लिए बुलाया, ताकि जूरी के सामने यह साबित किया जा सके कि फोर्ड अज्ञानी हैं। वकीलों ने फोर्ड से बहुत सवाल किए जिनसे यह साबित हो सके, जबकि उनके पास कार बनाने का स्पेसिफिक नॉलेज यानी कि विशिष्ट ज्ञान था, लेकिन बाकी सभी मामलों में उन्हें कतई कोई ज्ञान नहीं था। दोस्तों, हेनरी फोर्ड से कुछ इस तरह के सवाल दागे गए जिससे उन्हें नीचा दिखाया जा सके, जैसे बेनेडिक्ट अर्नोल्ड कौन थे और 1776 के विद्रोह से निपटने के लिए ब्रिटेन ने कितने सैनिकों को अमेरिका भेजा था। सारे प्रश्नों को सुनने के बाद अंतिम प्रश्न का फोर्ड ने इस तरह से जवाब दिया, मुझे ब्रिटेन द्वारा भेजे गए सैनिकों की सटीक संख्या तो नहीं पता है, लेकिन मुझे यह जरूर मालूम है कि जितने लोग वहां गए थे उनमें से बहुत कम लोग वापस लौटे। आखिरकार हेनरी फोर्ड इस तरह के बेहुदा प्रश्नों के जवाब देते देते थक गए और उन्होंने एक अजीब से सवाल का जवाब कटघरे में आगे की तरफ झुकते हुए विरोधी वकील की तरफ उंगली दिखाते हुए दिया। उन्होंने कहा कि आपके द्वारा पूछे गए बेहुदा प्रश्नों का जवाब अगर मैं सचमुच देना चाहूँ तो मेरे ऑफिस की मेज पर कई बटन लगे हुए हैं, जिन्हें दबाकर मैं अपनी सहायता के लिए ऐसे आदमियों को बुला सकता हूँ जो उस विषय के प्रकांड विद्वान हैं, जिनसे मैं उस विषय पर जितने प्रश्न पूछूंगा वे उन सब के सटीक उत्तर दे देंगे। अब क्या आप मुझे बताएंगे कि जब मेरे नज़दीक ऐसे लोग मौजूद हैं जो मेरे हर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, तो मैं इन प्रश्नों के उत्तर मालूम करने के लिए अपने मन में ढेर सारे सामान्य ज्ञान का अध्ययन करके क्यों भरूं?
वाकई इस जवाब में निसंदेह दम था। दोस्तों, इस जवाब से वकील की हालत खस्ता हो गई। इस जवाब को सुनकर अदालत में बैठे हर एक व्यक्ति को यह एहसास हो गया कि ऐसा जवाब कोई शिक्षित व्यक्ति ही दे सकता है, कोई अशिक्षित व्यक्ति तो कभी नहीं दे सकता। मेरी नज़र में हर वह व्यक्ति शिक्षित है जो यह जानता है कि ज़रूरत के समय उसे इस विषय का ज्ञान कहाँ से मिलेगा और उसे कार्य के रूप में उपयोग कैसे किया जा सकता है। अपने मास्टरमाइंड समूह के सहयोग से हेनरी फोर्ड के पास सारा विशिष्ट ज्ञान था जिसकी उन्हें अमेरिका का सबसे धनी व्यक्ति बनने के लिए जरूरत थी। अब यह जरूरी नहीं है कि यह सारा ज्ञान उनके दिमाग में ही हो। एंड्रयू कार्नेगी ने यह स्वीकार किया है कि उन्हें निजी तौर पर स्टील के बिजनेस के टेक्निकल पक्ष के बारे में कतई कोई जानकारी नहीं थी, ना ही उन्हें यह सीखने में कोई रुचि थी। उन्हें सिर्फ प्रोडक्शन और सेल्स के विशिष्ट ज्ञान की जरूरत थी और उन्हें यह मास्टरमाइंड समूह के व्यक्तियों से प्राप्त हो गया था। दोस्तों, यहाँ पर आप एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि महान भाग्य का संचय यानी कि संग्रह करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है और शक्ति उस संगठित विशिष्ट ज्ञान से प्राप्त होती है। दोस्तों, यह जानकारी उन लोगों को विश्वास और उम्मीद दे सकती है जिन्हें इतनी अधिक जरूरी विशिष्ट शिक्षा यानी स्पेसिफिक नॉलेज नहीं प्राप्त हो पाई जितना किसी कार्य के लिए जरूरी है, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग इतनी जरूरी औपचारिक शिक्षा यानी फॉर्मल एजुकेशन ना मिलने पर हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। वह व्यक्ति जिसे यह पता होता है कि मास्टरमाइंड समूह के लोगों से वह जानकारी हासिल की जा सकती है जो किसी विशेष कार्य के जरिए धन अर्जित करने के लिए जरूरी है। अब थॉमस अल्वा एडिसन को ही देख लीजिए। उन्हें स्कूल में पढ़ने का मात्र 3 महीने का ही मौका हासिल हुआ। उन्हें कभी शिक्षित होने की कमी नहीं खली और ना ही उनकी गरीबी में मृत्यु हुई। हेनरी फोर्ड को भी बहुत ही कम एजुकेशन हासिल हुई, परंतु उन्होंने काफ़ी धन अर्जित कर लिया। एडिसन और फोर्ड को अधिक औपचारिक शिक्षा से वंचित होना पड़ा, फिर भी वे सफल हुए। दोस्तों, यह फैक्ट आज के युवा लोगों को बीच में पढ़ाई छोड़ देने के लिए बिल्कुल भी प्रोत्साहित नहीं करता है। इस बात का ध्यान रखें। आज के दौर में व्यापार की अच्छी शुरुआत करने के लिए एक नियत औपचारिक शिक्षा यानी फॉर्मल एजुकेशन की खास ज़रूरत होती है। वेंडी रेस्टोरेंट की ढेर सारी ब्रांच खोलने वाले देव थॉमस ने भी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी, पर सफलता हासिल करने के बाद उन्होंने युवाओं को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित किया, यहाँ तक कि वे खुद इसका उदाहरण बने और अपना हाई स्कूल का डिप्लोमा पढ़ाई छोड़ने के 45 वर्ष बाद हासिल किया। वे जनरल एजुकेशन डेवलपमेंट की परीक्षा में बैठे और उसे पास किया। यह परीक्षा लगभग हाई स्कूल के समक्ष थी। उन्हें यह डिप्लोमा उनके समुदाय के एक विशेष समारोह में दिया गया। थॉमस ने उस दिन विद्यालय के 500 विद्यार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हाई स्कूल की शिक्षा बीच में छोड़ने की वजह से मैं बहुत परेशान रहा। मुझे ऐसा लगता था कि अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शिक्षा अर्जित करने के लिए कभी भी देर नहीं होती है और मुझे उम्मीद है कि यह मेरी बात अन्य लोगों को भी मोटिवेट करेगी। डिप्लोमा हासिल करने के लिए उन्हें इंस्पिरेशन तब मिली जब वे अपनी जीवनी देव्स वे को प्रमोट करने के लिए देश के अलग अलग भागों में कार्यक्रमों में शामिल होते थे। कई शहरों में वे हाई स्कूल पास पत्रकारों से मिलते थे और बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए मोटिवेट करते थे। दोस्तों, इस जानकारी का मकसद उन लोगों को शिक्षा जारी रखने के लिए बढ़ावा देना है जिन्होंने किसी कारणवश बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी है, क्योंकि शिक्षा हासिल करने के लिए कभी भी देर नहीं होती है। यहाँ पर देव थॉमस लोगों को बताते हैं कि अपनी उतनी पढ़ाई कर लें जितनी आप कर सकते हैं। मैंने पढ़ाई छोड़ने के 45 वर्षों के बाद डिप्लोमा हासिल किया। सच ही तो है, शिक्षा हासिल करने के लिए कभी भी देर नहीं होती है। थॉमस ने आगे जोड़ा कि अब तक मेरी ज़िंदगी में प्राप्त उपलब्धियों में यह सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। बाकी का दोस्तों, आपको क्या लगता है इस जानकारी के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय में ज़रूर दें और आगे भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए
आलोक दिनकर मोटिवेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलते हैं एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।